नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। तो देख लेते हैं कि आखिर आज के इस सत्र में किन किन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको दो कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है आईपीसीसी की। अगर हम आईपीसीसी की स्थापना के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आईपीसीसी है उसकी स्थापना जो है 1988 में किया गया था। और ये जो स्थापना है इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो इसके आधार पर क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। 2 क्या है? आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभावों और भविष्य के जोखिमों और अनुकूलन और शमन के विकल्पों का नियमित मूल्यांकन प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर हम आईपीसीसी के उद्देश्यों की बात करें कि आखिर इसको क्यों बनाया गया था, तो आप देखोगे कि आईपीसीसी क्या करता है, जलवायु परिवर्तन के जो वैज्ञानिक आधार हैं, क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे पूरी दुनिया पर, भविष्य के जोखिमों को लेकर के और इसके अनुकूलन यानी कि किस तरीके से हम इस जोखिम को कम कर सकते हैं, उसको लेकर के अपनी जो रिपोर्ट है वो दुनिया के देशों के सामने रखता है। और जो दुनिया के देश हैं वो इन रिपोर्टों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी जो जलवायु नीति है उसको बनाते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, सही है। यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है, द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आईपीसीसी रिपोर्ट। तो आईपीसीसी का जो नया रिपोर्ट है उसको लेकर के डिटेल एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। इस न्यूज के को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आप देखोगे कि 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा कथन क्या है यहाँ पर सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है वो जो है पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर राज्यों के द्वारा भी इसको जो है तय किया जाता है। तो आप देखोगे कि हर राज्य में जो है जो मजदूरी की न्यूनतम दर है वो क्या है, अलग अलग है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है आपका, गलत है। पहला कथन गलत है। अगर हम इलिमिनेट करके देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया, यहाँ पर सी भी इलिमिनेट हो गया और डी भी यहाँ पर इलिमिनेट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही होगा। लेकिन देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को भी। क्या है स्टेटमेंट 2? नियोक्ता विशिष्ट उद्योग और कौशल स्तर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी की, मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी जो तय की गई, तो यहाँ पर जो नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो उद्योग और जो कौशल स्तर के आधार पर जो भी मिनिमम वेज तय किया गया है उसको क्या करें, अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है क्या है, वो सही है। तीसरे कथन को देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या है? राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में NFLMW, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन है उसको 1996 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब केंद्र सरकार क्या करती है, यहाँ पर न्यूनतम वेतन तय करती है। अब देखिए, कोई भी राज्य सरकार
जब अपने राज्य के अंदर न्यूनतम वेतन तय करता है तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि वो जो न्यूनतम वेतन है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आखिर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन है क्या। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैंने डेफिनेशन दे दिया है कि जो राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन है वह न्यूनतम वेतन है जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो तीसरा कथन आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाता है, सही। तो भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है वो क्या करता है, राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन को तय करता है जिससे नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती। तो तीसरा कथन यहाँ पर सही है। ऐसे भी आंसर हमारा क्या निकल के आया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर द हिंदू में जो है इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया, नो मेजर चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेज इन 10 ईयर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वेजेस हैं उसमें पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर एक बार देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है जहां विश्व स्तर पर मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको लेकर के जो चर्चा की गई है द हिंदू में, वहां पर भी आप देखोगे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट की बात करें उनकी संख्या काफी ज्यादा है। क्या कहा जाता है कि जितने भी वर्ल्ड में डायबिटीज पेशेंट है उसका 17% जो है वो अकेले कहाँ है, तो भारत में है। अगर हम भारत में डायबिटीज पेशेंटों की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, न्यूनतम जो आंकड़ा है उसमें कि 10.13 करोड़ लोग जो है हमारे देश में क्या है, डायबिटीज के पेशेंट हैं। और इसके अलावा 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी कि आगे चल करके उनको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर जो 2023 का डेटा आया है, नेशनल वाइड डेटा जो पब्लिश किया गया उसमें ये साफ साफ दिखता है कि भारत में जो है आप देखोगे कि जो डायबिटीज के मरीज हैं और जो आने वाले मरीज हैं उनकी संख्या क्या है, काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 1 हुई उसमें क्या कहा गया है कि विश्व स्तर पर मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक संख्या यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किसकी है, तो चीन की है। भारत में संख्या ज्यादा है, अगर हम 21 का डेटा देके 22 का या 23 का, तो आप देखोगे कि चीन में जो है नंबर ऑफ पीपुल जिनको डायबिटीज है उनकी संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। तो पहला कथन गलत है। अगर पहला कथन गलत है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाता है, एलिमिनेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आंसर बी आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, शहरीकरण और आहार परिवर्तन भारत में मधुमेह के बढ़ने में योगदान देने वाले प्राथमिक कारण है। तो जरूर जो शहरीकरण हो रहा है और जो आहार में परिवर्तन हुआ है उसके कारण आप देखोगे कि अधिकतर लोग मधुमेह का शिकार हो रहे हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और सस्ती दवाओं तक पहुंच में वृद्धि से भारत में मधुमेह के बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब इतनी भारी मात्रा में लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और दूसरा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं करोड़ों में जिनको डायबिटीज होने की संभावना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर दवाइयों का इंतजाम करें जो सस्ती हों, आसानी से उपलब्ध हों, तो जो बोझ है डायबिटीज का उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा कथन क्या है, यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में राज्य के राज्यपाल की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर जो है 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति।
तो पहला कथन तो यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर देख लेंगे हम लोग क्या है। दूसरा कथन क्या है कि राज्यपाल के पास राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। अगर हम राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो संवैधानिक विवेक, मतलब कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे आधार हैं जहां पर जो राज्यपाल है वो क्या कर सकते हैं, अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है पारिस्थितिजन, यानी कि सिचुएशन ऐसा है जहां पर राज्यपाल को क्या करना पड़ता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम संवैधानिक विवेक की बात करें तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, कुछ विधेयकों को अपने पास सुरक्षित रखकर किसके पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 200 आप सभी जानते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में भी राज्यपाल के पास क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे कि जब कोई राज्यपाल किसी केंद्र शासित प्रदेश का भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह क्या करता है, काम करता है, तो वो क्या है, अपने विवेक से फैसले ले सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा जो है, जो खनिज उत्खनन है या फिर जो जनजातीय जिला परिषद है, उसको लेकर के वो कुछ अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमारे संविधान में इस तरह की बातों की चर्चा की गई है कि कहाँ पर जो है राज्यपाल के पास क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन बात हो रही है किसकी, मुख्यमंत्री को लेकर के। तो आप देखोगे कि जो सिचुएशनल बेस्ड विवेकाधीन शक्तियां हैं उसमें अगर आप देखोगे तो कभी कभी आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में आप देखोगे कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब यहाँ पर जो है राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं कि वो किसी भी पार्टी को क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुला सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सरकारिया आयोग ने भी इसका वर्णन किया है कि किन मामलों में जो है राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसा हो। तो यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री चुनना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में, जब या तो सिचुएशन क्या है कि विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो किसी व्यक्ति को बुला करके सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिला करके फिर बोलते हैं कि आप आगे चल करके अपना विश्वास मत हासिल कीजिए। इसके अलावा जो है आप देखोगे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई और अभी पार्टी ने जो ये तय नहीं किया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो यहाँ पर भी राज्यपाल क्या कर सकते हैं, किसी वरिष्ठ नेता को उस पार्टी के एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मामलों में अगर सिचुएशन ऐसा है तो वहां पर जो है राज्यपाल क्या कर सकते हैं, विवेकाधीन शक्तियों का मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी उपयोग कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर मामलों में नहीं। तो यहाँ पर इसके वजह से देखा जाए तो दूसरा कथन क्या है, यहाँ पर सही है। तो दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर सी को हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। ये तो एलिमिनेट था ही। थर्ड देख लेते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य सरकार को भंग कर सकता है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री ये सलाह देते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और कोई दूसरा व्यक्ति जो है, विपक्ष का कोई जो पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि राज्यपाल क्या कर देते हैं, समय से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन भी क्या है, सही है। और इसीलिए आपका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक ऐसा इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया था, गवर्नर स्टॉस री इंडक्शन ऑफ पोनमुंडी इनटू तमिलनाडु कैबिनेट। तो वहां पर जो तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के ये न्यूज आया है। आइए देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि 2021 से पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, भट्टी के तेल यानी कि फर्नेस ऑयल की यहाँ पर बात हो रही है। भट्टी के तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, यह तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम भट्टी के तेल की बात करें तो जो फर्नेस ऑयल है या फिर इसको बोलते हैं ईंधन तेल, वो क्या होता है, जब कच्चे तेल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, तो वहां से जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एक चिपचिपा अवशिष्ट उत्पाद होता है ये। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या है, कुछ उद्योग इसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए करते हैं। अगर हम फर्नेस ऑयल के प्रयोगों की बात करें तो आप देखोगे विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है,
जो समुद्री इंजन होते हैं उनको चलाने में भी क्या होता है, इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, इसके उपयोग से वातावरण में सल्फर का उत्सर्जन होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, एक तरीके से वही कच्चे तेल से निकला हुआ एक उत्पाद है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक सल्फर जो है वो उसका उत्सर्जन वो करेगा। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन सही है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और आइए अब देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लेकर के। काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ये जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, पीटीजी यानी कि आदिम जनजातीय समूह, जिसको लेकर के सबसे पहली बार 1973 में ढेबर आयोग ने क्या किया था, इस नाम का उपयोग किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है आदिवासी जो जनजाति हैं उनमें से जो पिछड़े हैं, काफी पिछड़े लोग हैं, उनको क्या किया गया, अलग से एक ग्रुप बनाया गया जिसको क्या बोला गया, आदिम जनजातीय समूह, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और आगे चल करके आप देखोगे कि 2006 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया। ये पीटीजी से क्या हो गया, पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किस आधार पर जो है जनजातीय समूहों में कुछ समूहों को जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा मिलता है। इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर यह कहा जाता है कि ऐसा कोई जनजातीय समूह है जिसकी जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर घट रही है, तो ये एक आधार है। दूसरा क्या है, साक्षरता का जो स्तर है वो क्या है, निम्न है, यानी कि जनजातीय समूहों में भी इनका जो एजुकेशन का स्तर है वो क्या है, लिटरेसी का जो रेट है वो क्या है, काफी निम्न है। तीसरा क्या है, लिखित भाषा का अभाव, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जो कृषि पूर्व आदिम चरण जैसे शिकार करना, स्थानांतरित खेती ऐसे करके अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो ये भी क्या है, आधार बन सकता है किसी भी जनजातीय समूह को क्या घोषित करने के लिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। और ये जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर यहाँ पर भारत में 75 जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान की गई। और जिनमें से सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, 13 ओडिशा में, और उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश का नंबर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करता हूं कि आज का जो डेली क्विज है आप सभी को पसंद आया होगा। इस क्वेश्चंस को और उससे जुड़े हुए जो भी न्यूज है उसको आप लोग एक बार जरूर जाकर के रिवाइज करेंगे। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।